दिसंबर को संसद के मकर द्वार पर हुई धक्का मुक्की मामले में अब बीजेपी ही घिरती दिखाई दे रही है। इस घटना को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही थी कि घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज जारी किए जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। लेकिन बीजेपी इस मामले में कांग्रेस का साथ नहीं दे रही थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने जरूर कांग्रेस का साथ दे दिया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए संसद परिसर का सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसे लेकर इजाजत मांगी है। इसके साथ ही पुलिस घटना स्थल पर सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस घायल सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलने के बाद घटना स्थल पर जाकर सीन रिक्रिएट कर सकती है। बता दें कि 19 दिसंबर को संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई थी। इसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गिरकर चोटिल हो गए थे। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इन दोनों सांसदों को राहुल गांधी ने धक्का देकर गिराया, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा था कि धक्का बीजेपी के सांसदों ने ही दिया था। इस मामले में बीजेपी की तरफ से सांसद हेमंग जोशी, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज संसद मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने गए। इस शिकायत पर पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया था। दरअसल राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर एक टिप्पणी की थी। इसे लेकर संसद परिसर में कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने शाह के इस्तीफे की मांग की थी और इसी दौरान सांसद आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गिरकर घायल हो गए। महाराष्ट्र के परभणी में 10 दिसंबर को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ हुई थी। सोपन दत्ताराव पवार नाम के व्यक्ति पर आरोप लगे कि उसने परभणी रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर स्मारक में संविधान की रेप्लिका पर लगा कांच तोड़ा था। भीड़ ने पवार को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर अगले दिन यानी 11 दिसंबर को परभणी बंद बुलाया गया था। लोगों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बंद के दौरान हिंसा भड़की, जिस पर पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इनमें सोमनाथ सूर्यवंशी भी शामिल था और 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। 15 दिसंबर को कस्टडी में ही उसकी जान चली गई। पुलिस का दावा है कि सोमनाथ की जान हार्ट अटैक से गई, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर उसकी जान लेने का आरोप लगाया है। सोमनाथ की जान जाने को लेकर परभणी में विरोध प्रदर्शन हुआ था और इसमें अंबेडकर आंदोलन के नेता विजय वाकोड़े की जान चली गई। इसके बाद आज राहुल गांधी परभणी पहुंचे। उन्होंने यहां मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकोड़े को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि मैं अभी पीड़ित परिवार से मिला। उन लोगों ने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोटो वीडियो दिखाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सोमनाथ की पुलिस ने जान ली है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को मैसेज देने के लिए असेंबली में झूठ बोला है। राहुल ने कहा कि सोमनाथ की जान इसलिए ली गई क्योंकि वो दलित है और संविधान की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा संविधान को खत्म करने की है। हम चाहते हैं कि ये मुद्दा सुलझाया जाए। जिन लोगों ने ये किया उनको सजा मिले। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि सोमनाथ को सांस लेने में परेशानी और दूसरी बीमारियां थी और इन बीमारियों के चलते ही उसकी जान चली गई। तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के खिलाफ पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके इस्तीफे और माफी की। डायरेक्टर राहुल नवीन ने एजेंसी के अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सिर्फ आपराधिक साजिश के दम पर केस नहीं चलाने या किसी केस को शुरू नहीं करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएलए केसों में सिर्फ किसी साजिश या शक के आधार पर ईडी मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। बता दें कि पीएमएलए अनुसूची में करीब 150 मामले शामिल हैं, जिनमें भ्रष्टाचार से लेकर टैक्स चोरी के साथ साथ वन्य जीवन अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। लेकिन अब इन केसों को ईडी नए निर्देशों के तहत देखेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी के 2 मामले खारिज कर दिए थे, जिससे ईडी की काफी किरकिरी हुई थी। पहला मामला कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ था और दूसरा मामला एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के खिलाफ था, जिन पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए काम करने का आरोप था। इस फैसले को लेकर ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मामलों पर कड़ी मेहनत करने के बाद अदालत में नाकामी का सामना करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आईपीसी की धारा 120B को पीएमएलए के तहत एक स्टैंड अलोन सांकेतिक अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वही कानून है, इसलिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सिर्फ कहीं एफआईआर के आधार पर ईडी उस मामले में न कूदे। यानी देखा जाए तो ईडी पर काफी समय से कई मामलों में गैर जरूरी दखलंदाजी और कार्रवाई करने का आरोप लगता रहा है। विपक्ष ने भी इसे लेकर ईडी पर कई बार निशाना साधा है। अब देखना होगा
कि इस नए फैसले के बाद ईडी की कार्यशैली में कोई बदलाव आता है या नहीं। देश में संविधान का मुद्दा चुनाव आयोग की निष्पक्षता विवादों से घिरी हुई है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज PS नरसिम्हा ने भारत के संवैधानिक संस्थानों की अखंडता को बाहरी और राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की बात कही है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल जस्टिस नरसिम्हा बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU की तरफ से जस्टिस ES वेंकट रमैया की याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं की अखंडता को बरकरार रखने के लिए केवल उन व्यक्तियों की नियुक्ति, निर्णय लेने और हटाने की प्रक्रिया में सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे जो इन संस्थाओं की अगुवाई करते हैं। यानी एक तरह से उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जिनके पास इन संस्थानों के कमान है, सबसे पहले लगाम वहां लगाने की जरूरत है ताकि इन संवैधानिक संस्थानों की निष्पक्षता और पारदर्शिता बरकरार रहे। जस्टिस नरसिम्हा ने चुनाव आयोग का उदाहरण देते हुए आगे कहा कि आज हम ये मानकर चलते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए कार्यपालिका के बाहर एक अलग निकाय है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि इसके संस्थागत होने से पहले कार्यकारी शाखा के जरिए भी चुनाव कराना मुमकिन था। उन्होंने भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की सराहना की, जिन्होंने कार्यपालिका के बाहर एक निकाय के जरिए चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण को संस्थागत बनाने का विकल्प चुना। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इन मुद्दों पर जोर दिया है और ऐसे में